नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली में कोरोना को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में कल से शुरू होने वाला है सेरोलॉजिकल सर्वे के तहत ब्लड और एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 21 जून को बैठक में इसकी घोषणा की थी और इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। डोर टू डोर यह कैंपेन चलेगा, यह सर्वे चलेगा, जिसमें ब्लड और एंटीबॉडी की जांच की जाएगी ताकि कोरोना केसेस की पहचान में मदद मिल सके। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की थी और उसी बैठक में यह तय किया गया था कि हमें टेस्टिंग को बढ़ानी और इसके लिए हमें सर्वे को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमें यह पता चल पाए कि कोरोना के केसेस किस तादाद में किस इलाके में बढ़ रहे हैं और उससे उसके रोकथाम में हमें मदद मिल पाएगी। इसी के तहत यह बड़ा फैसला किया गया है। ब्लड सैंपल की जांच की जाएगी, एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। एंटीजन टेस्ट पहले ही दिल्ली में शुरू हो चुका है, जो कि कंटेनमेंट जोन में किया जाता है। हालांकि उसके बाद भी, एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए आरटीपीसीआर से दोबारा टेस्ट कराया जाता है ताकि किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश ना रहे। तो दिल्ली में कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला है। 21 जून की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा भी की थी कि जल्द ही दिल्ली में एक बड़ा सर्वे कराया जाएगा। डोर टू डोर यह कैंपेन चलेगा। पहले लोगों का सर्वे के दौरान सिर्फ उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती थी, उनसे पूछा जाता था कि आप में कोई लक्षण है या नहीं है। अब जो ये कैंपेन है उसके तहत अब ये एंटीबॉडी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि यह पता चल पाए कि दिल्ली के किन इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, किन इलाकों में फिलहाल रोकथाम है या फिर वहां पर केसेस आने अब कम हो गए हैं। इससे सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, डॉक्टरों को उससे आसानी होगी चिन्हित करने में कोरोना मरीजों में और जो कि कोरोना के मरीज नहीं हैं उनमें। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुनिया पर ऐसा संकट आएगा। किसी को नहीं पता था कि बीमारी से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अपने मुंह को ढके। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आप सतर्क रहें। प्रधानमंत्री ने फिर से यह बात कही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क या कपड़ा, यानी मुंह को ढके, सतर्क रहें। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर, पूरी मानव जाति पर एक साथ एक ही तरह का इतना बड़ा संकट आ जाएगा। एक ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग दूसरों की पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं। आगे भी हमें नहीं पता किस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और यह दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें स्थिति नहीं संभाल पाती, अस्पतालों में बेड कम पड़ जाते। यूपी में 2.5 महीने में 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं। लॉकडाउन में यूपी सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है। सत्रह से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था,
जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर सीएम केजरीवाल का बयान आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हालात अभी नियंत्रण में हैं। दिल्ली के अस्पतालों में अभी सिर्फ 6,000 लोग ही भर्ती हैं। आज दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफ़ी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूँगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 6 जिलों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत रहेगी। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो ये एक तरीके से फिर से अनलॉक से लॉकडाउन की तरफ ये बढ़ने की तैयारी। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानस, इसे किस तरीके से समझा जाए? ये बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ इन इलाकों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, क्या ये अनलॉक से फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ने की तैयारी है क्या? जोन में खासतौर से लॉकडाउन खत्म होने के बाद, यानी जब अनलॉक शुरू हुआ उसके बाद से जिस रफ्तार से मामले बढ़े हैं उसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने बीते दिनों लगातार बैठकें की, उन सबका एक तरीके से उनकी चिंता थी कि अगर इसी रफ्तार से मामले बढ़ते रहे तो चूंकि सब कुछ अब खुल चुका है, इसलिए एक जिले से दूसरे और दूसरे से तीसरे जिले में पहुंचते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगा। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन के वक्त जहां उत्तर प्रदेश में एक दिन का औसत 50 से 60 मामलों का था, अभी 500 से 600 मामले हर रोज आ रहे हैं। तो इसको लेकर के चिंता जाहिर की गई थी। इसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मेरठ जोन का था। इसलिए कल जब मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक की और उसमें उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वो अपने स्तर पर तय करें कि मेरठ में या मेरठ जोन के जो भी जिले आते हैं, जो 6 जिले हैं, उसमें किस हिसाब से सख्ती, किस तरीके से सख्ती बरती जा सकती है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। उसके बाद ये फैसला हुआ और जो मंडलायुक्त अनिता मेश्राम है उन्होंने एक आदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई थी उसके बाद ये तय किया गया है कि रात्रि कर्फ्यू को कम से कम लागू कर सकते हैं, क्योंकि रात के वक्त जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं, क्योंकि रात में 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का ही अभी तक वक्त निर्धारित था कि लोग अपने घरों में रहेंगे, लेकिन उस रात 11 बजे तक तमाम बाजारों में भीड़ थी, लोग बाहर जो घूम रहे थे या हाईवे से भी बहुत से लोग एक जिले से दूसरे जिले में ट्रेवल कर रहे थे, तो उसको लेकर के एक निर्देश जारी किया गया और रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो कर्फ्यू है उसको सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। यानी लोग उसका 10 घंटे के रात के कर्फ्यू से प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि इससे हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा में सख्ती बढ़ गई है। पंजाब की सभी सीमाएं सील की जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बाजार और दुकानों पर पुलिस की नजर रहेगी। इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। देखिए, अभी हमने आपको यूपी की खबर दिखाई जहां पर कुछ जिलों में लॉकडाउन के नियमों में बदलाव हो रहा है। कर्फ्यू 10 घंटे की रहेगी, रात 8 से सुबह 6 बजे तक। ये पंजाब और हरियाणा की खबर है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दिया जा रहा है। बाजार और दुकानों पर लोगों की भीड़ ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए, इसको
वहां सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए बकायदा इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। विशाल एंग्रिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या प्लानिंग है इसके लिए पंजाब और हरियाणा में, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा? विशाल, देखिए, लगातार ही जो पंजाब और हरियाणा की स्थिति है वो धीरे धीरे वहां पर कोरोना संक्रमण के तेजी से मरीज आने भी लगे हैं और यही कारण है कि चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, लगातार ही पल पल की जानकारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले भी रहे हैं। और कल ही पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने भी साफ कर दिया था, क्योंकि जिस तरह की स्टडीज आ रही है तो उन स्टडीज के कारण ही इशारा भी हो रहा है कि पंजाब में जुलाई में जो पीक के ऊपर हो सकता है जो संक्रमण की दर है। और इसी तरह हरियाणा की भी स्थिति है। हरियाणा में पहले भी अनिल विज साफ कर चुके थे कि हरियाणा के दिल्ली के साथ लगने वाले बॉर्डर सील कर दिए जाए, और वहीं पर बलबीर सिद्धू ने भी कहा था क्योंकि सीधा सीधा दिल्ली के साथ हरियाणा जो पंजाब का बॉर्डर है नहीं लगता है, तो पंजाब के बॉर्डर जो हरियाणा के साथ लगते हैं उनको पूरी तरह सील कर दिया जाए, क्योंकि अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार ही जो संक्रमण की दर है पंजाब में बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो लुधियाना हो, अमृतसर हो, जलंधर हो, जो बड़े सिटीज हैं वहां पर लगातार ही फैलने लगा हुआ है और उसी को रोकने की कवायद भी पंजाब सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। और यही कारण था कि उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि आने वाले समय में यदि कोरोना पीक के ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है और सरकार इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय भी ले सकती है। बेशक अभी लोगों को खुली छूट दे दी गई है, लेकिन बाजारों में और गली मोहल्लों में पुलिस और सिविल प्रशासन को साफ कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ही पालन किया जाए। यानी कि लोगों की गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे। शुक्रिया विशाल। एक बड़ी खबर यह भी कि विनी महाजन पंजाब की नई चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं। विनी महाजन के पति पंजाब के डीजीपी हैं। विनी महाजन अब पंजाब की नई चीफ सेक्रेटरी होंगी। कोरोना संकट के बीच देश के कुदरत ने देश भर में कहर बरपाया है। बिहार और यूपी में आसमान से बिजली गिरने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बिहार में 100 और यूपी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुदरत के इस कहर को देखते हुए मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जता रहा है। आसमान से गिरी आफत ने यूपी और बिहार में हाहाकार मचा दिया है। यूपी और बिहार में लोगों के लिए काल बन गया मौसम। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश और बिजली गिरने से बिहार में 100 से ज्यादा और यूपी में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें बिहार के सिवान जिले के सदर अस्पताल की है। अस्पताल में हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। सिवान में आसमान से बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है और कई लोग झुलस गए हैं। आज आकाशीय बिजली गिरने से अभी तक 5 व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। एक बोड़हरिया ब्लॉक है, 2 हुसैनगंज ब्लॉक है, एक सिवान ब्लॉक है और एक हसनपुरा ब्लॉक है। अभी तक यहाँ लोग आ चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत दर्दनाक घटना है। बिहार के शिवहर जिले में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। जिले में सारी नदियां उफान पर हैं। लोग दहशत में हैं कि भारी बारिश से नदियों का पानी गांव में न आ जाए। शिवहर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। ये बांका जिले का स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ उन लोगों का उपचार हो रहा है जो आकाशीय बिजली गिरने से झुलस गए हैं। जिले में अब तक आसमानी आफत से 5 लोगों की मौत हो गई है। भागलपुर में भी पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली आफत बनकर टूटी है। बिजली गिरने से जिले में 8 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 5 और पश्चिमी चंपारण में 2 लोगों की जान बिजली गिरने से गई है। बिजली गिरने से हुई मौत पर राज्य सरकार ने परिजनों को मुआवजे में 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अभी आने वाले टाइम में एक्सट्रीम रेनफॉल, जो रेनफॉल की वाइड स्प्रेड रेन होने वाली है, उसकी पूर्वानुमान करीब 4 दिनों पहले मौसम विभाग जारी कर चुकी थी और सारे स्टेट एजेंसी, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। और जो पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी। बिहार में बिजली गिरने के प्रकोप से हुई मौत का आंकड़ा 103 तक पहुंच गया है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। बिहार में बिजली के कहर से हुई मौत का आंकड़ा डराने वाला है। गोपालगंज में 13 मौत, पूर्णिया में 9 लोगों की मौत, नवादा में 8 लोगों की मौत, तो मधुबनी में 8 लोगों की मौत, वहीं भागलपुर में भी 8 लोगों की मौत, औरंगाबाद में 8 लोगों की मौत, सिवान में 7 की मौत, पूर्वी चंपारण में 5 मौत, दरभंगा में 5 मौत, बांका में 5, खगड़िया और जमुई में 3-3 मौत, चंपारण और समस्तीपुर में 2-2 मौत, किशनगंज, जहानाबाद, सीतामढ़ी में 2-2 मौत, सुपौल, कैमूर, बक्सर, शिवहर, सारण, मधेपुरा में 1-1 मौत। आकाशीय बिजली का कहर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि यूपी पर भी टूटा है। यूपी में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। यूपी में बिजली गिरने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आसमानी बिजली से यहाँ के लोग दहशत में हैं। जिले के कई इलाकों में बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई है। ये देवरिया के कलेक्टेरिएट की तस्वीर है। यहाँ बिजली गिरने से कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर यह लैंडिंग हुई है। रमन कुमार इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रमन, क्या इसके पीछे वजह इमरजेंसी लैंडिंग की? ये देखिए तस्वीरें, गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जिसे यहां पर उतारा गया है। रमन, क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है, इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे? देखिए प्रत्युष, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो जानकारी बताई जा रही है कि प्रिकॉशनरी ये लैंडिंग है। इस लैंडिंग के पीछे क्या कोई खतरा है या अचानक ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पहले से जानकारी थी कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है और एहतियातन वहाँ पे लोग भी मौजूद थे। लेकिन अभी पूरी जानकारी ये नहीं मिली है कि अचानक ये फैसला क्यों करना पड़ा कि इस हेलीकॉप्टर को यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रिल का पार्ट हो, कि ये क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी आपको याद होगा एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग कराई जा चुकी है, देखने के लिए कि यहाँ पर ये फिजिबिलिटी है या नहीं। देखिए, विजुअल को देखकर ऐसा लगता है कि एक पूरी तरीके से रणनीति के तहत ये फैसला किया गया है, क्योंकि आपके पास पूरी तरीके से आप देखिए कि विजुअल है, वो लैंड कर रहा है, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, यानी कि हो सकता है कि एयरफोर्स के लोग भी वहाँ पे पहले से मौजूद हो और एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको लैंड करवाया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि आखिरकार लैंड करने के पीछे वजह क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।